हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एच के क्लासेस। में हूं हरिकिशन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और यहां पर आज की क्लास में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पार्ट 8 को। इसके पहले 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप पीछे वाले चैप्टर उसको देख सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम यहाँ पर पार्ट 7 में किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखने से और उसको घुमाए तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, अर्थात एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक क्षेत्र में घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वो हम आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि घुमाने में कार्य कितना करना पड़ता है। देखिएगा स्टूडेंट, एक समान वैद्युत क्षेत्र में ध्यान देंगे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कुछ इस प्रकार से देखेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र लेना भैया, क्या लेना है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। देखते हैं यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखना है और रख के फिर उसको क्या करना है? घुमाना है। देखते हैं घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। इस पर हम एक प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश देखेंगे। ये एक प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बने हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्या करेंगे? यहां पर रखेंगे। देखें, ये प्लस क्यू है और यहां पर ये माइनस क्यू आवेश। समझ पा रहे हैं? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से एक बना हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसको हम नाम दिए हैं ए और बी, जो कि क्षेत्र के साथ θ1 कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पर रखा हुआ है? θ1 कोण पर रखा हुआ है, ठीक है। हमने इसको θ1 कोण पर क्या किया है? रख दिया। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डिस्टेंस है वो 12 है। क्या है? 12। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डिस्टेंस दी गई वो कितनी दी गई है? 12। क्लियर हो रहा है? चलिए अब क्या करना है, जो हमने θ1 कोण पर इसको रखा है, देखो इसको हमने θ1 कोण पर क्षेत्र के साथ रखा है। अब यहां से हमें क्या करना है? इस पर बल कार्य कर रहा होगा थोड़ा, क्योंकि आपको पता है जब क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर बल कार्य करता है ना। कौन सा बल कार्य करता था? कूलॉम बल, है ना। चलिए अब हमें इसको बल के कारण क्या है, थोड़ा सा इसको घुमाएंगे। क्या करेंगे? इसको रोटेट करेंगे इस क्षेत्र के अंदर। जी मूव तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस पर नेट बल 0 होता है। जब हमने पिछले लेक्चर में बताया था क्यों होता है, नेट बल तो 0 हो जाता है ना। लेकिन ये जो होता है इस क्रिया रेखाओं की वजह से क्या होता है, घूम सकता था, है ना। तो अब क्या करते हैं, बल के कारण इसको थोड़ा सा घुमाते हैं। देखते हैं θ1 पोजीशन से हम इसको θ2 तक ले जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। एक देखिएगा, ये कैसा, देखिएगा थोड़ा सा इसको
ये इतना घुमा दिया हमने, अर्थात ये θ1 कोण पे था और यहां से कितना घूम गया, इतना, अर्थात ये कितना कोण बन गया, θ2, इतना घूम गया। देखो यहां से यहां घूम गया और यहां से ऐसा घूम गया ऐसा, ठीक है। तो ये माइनस किधर आ गया, यहां पर, और ये प्लस कहाँ आ गया, इधर। क्लियर हो रहा है। अर्थात हमने अपने इस वैद्युत द्विध्रुव को जो क्षेत्र में θ1 कोण पर रखा था, इसको हमने क्या किया, θ2 कोण तक घुमा दिया। क्लियर हो रहा है, ठीक है, इतना घुमा दिया। अब इसको यहां से यहां तक θ1 से θ2 तक मान के चलते हैं कि कितना छोटा सा विस्थापन दिया, वो विस्थापन कितना है, dθ। यहां से यहां तक कुछ विस्थापन हुआ, तो ये जो विस्थापन हुआ उसको मान लिया कितना छोटा सा विस्थापन हुआ, क्योंकि छोटे से एंगल से घुमाया गया है, तो छोटे एंगल में घुमाया गया तो छोटा विस्थापन, अर्थात dθ। dθ क्यों लिया है, क्योंकि जो कोणीय विस्थापन होता है वो थीटा होता है, कम घुमाया गया है छोटे कोण के लिए, तो हमने डी लगा दिया एक छोटे से पॉइंट के लिए। क्लियर हुआ। चलिए, इसके बाद इतना छोटा सा घुमाया गया है, तो इसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा वो छोटा कार्य करना पड़ेगा एकदम, है ना। तो इसके लिए देखते हैं कार्य किसने है। अब थोड़ा सा कार्य के लिए हम ले चलते हैं, कहाँ पर, कार्य के लिए आपको ले चलते हैं क्लास 11th में हमने पढ़ा था बल, सॉरी कार्य। तो वहां पर जो कार्य पढ़ा था, वर्क हमने, वो क्या होता था, बल गुणे विस्थापन। क्या होता था, बल गुणे विस्थापन। क्लियर, बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ पे समस्या क्या है, यहाँ पर जो हमने लिया है वो कोणीय विस्थापन है, अर्थात घुमाने में लिया जा रहा है, घुमा रहे हैं, अर्थात यहाँ पर तो ये कौन सी कार्य, तो कार्य ही रहता है कोणीय गति में, ठीक है। लेकिन जो हमारा बल होता है, तो हमने क्या बताया था, जब द्विध्रुव को क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल एवं का आघूर्ण कार्य करता है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, है ना। तो इसमें बल आघूर्ण कार्य करेगा घूमने में, तो यहाँ बल की जगह क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण, क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। और विस्थापन की जगह क्या लगेगा, क्योंकि ये घूम रहा है एंगल से, तो जब एंगल से घूम रहा है इसके, तो यहाँ कौन सा विस्थापन आएगा, कोणीय विस्थापन। क्या आएगा, कोणीय विस्थापन। क्लियर, यहां तक बात समझ आती है आपको। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं, यहां पर इसको हमने घुमाया, घुमाने में कार्य करना पड़ा, कितना कार्य करना पड़ा इसकी बात करते हैं। छोटे एंगल से घुमाया गया, इसलिए हम छोटा कार्य, तो इसको कार्य को मान लेते हैं, हम क्या मानते हैं, किया गया कार्य क्या निकलेगा, डी डब्ल्यू। ये डी डब्ल्यू है, क्या है, डी डब्ल्यू, डब्ल्यू, ये डी डब्ल्यू, ठीक है। अब यहां पर अपना बल आघूर्ण लेना, तो बल आघूर्ण को क्या जानते हैं हम, टाउ। यहां पर कोणीय विस्थापन लेना है हमें, कोणीय विस्थापन कितना किया आपने, dθ। ये विस्थापन कितना हुआ था यहां से, dθ, अर्थात कोणीय विस्थापन क्या ले लिया अपन ने, dθ। ये क्लियर हुआ यहां तक। चलिए, अब यहां पर ये छोटा कार्य है और छोटा विस्थापन है, अब हम क्या करते हैं, इनका इंटीग्रेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, इंटीग्रेशन। चलिए, इंटीग्रेशन कराते हैं, तो यहां पर क्या ले देंगे, दोनों पक्षों पे समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर, समझ आ रहा, समाकलन करें इनका। चलिए, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा। क्लियर हो रहा। अब चूंकि हम टाउ बराबर जानते हैं, टाउ बराबर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, ये क्या है, टॉर्क क्यों है, किसी द्विध्रुव पर लगने वाला, तो इसको हम जानते हैं। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ बराबर क्या पढ़ा अपन ने, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। चूंकि इधर लेकिन बता देंगे आपको, टाउ बराबर हमने पढ़ा हुआ है पीई साइन थीटा।
यहाँ तक बात समझ आती है आपको? ये क्लियर हो रहा है इधर तक? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखना है जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है? थीटा के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो जो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो थीटा वाले फंक्शंस को अंदर रखें और बाकी जो इसके अलावा है वो कांस्टेंट कहलाते हैं, तो उनको इंटीग्रेशन चिन्ह से बाहर कर लें। तो यहाँ पर देखें थीटा किसमें है? साइन में। बाकी ये पी क्या है? ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से देखें, इस तरफ से यहाँ से लगा लें, तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन हो जाएगा W इक्वल टू, अब एक बार लिखिए रहा इसको लिखें यहाँ पर पी को बाहर कर लें इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ये बन जाएगा साइन थीटा और डी थीटा। क्लियर? यहाँ तक बात एकदम क्लियर होती है। चलिए अब यहाँ पर समझने की अपन को इंटीग्रेशन करना है तो ये बन जाएगा W, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया तो डी खत्म हो गया। अब यहाँ पर पीई साइन थीटा, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा लिमिट देखें। इंटीग्रेशन यहाँ पे देखना है, थोड़ी सी क्या समझेंगे साइन थीटा क्या होता है, लिमिट को समझना थोड़ा सा, लिमिट इसमें कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, लिमिट पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। हमने स्टार्ट कर चलना कहाँ से स्टार्ट किया था? थीटा 1 से। कहाँ से स्टार्ट किया था? थीटा 1 से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से थीटा 1 से। तो प्रारंभिक पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? थीटा 1। कहाँ तक जा रहे थे? थीटा 2 तक। कहाँ तक जा रहे थे? थीटा 2 तक। तो लिमिट थीटा 1 से कहाँ जाएगा? थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2। क्लियर हुआ? थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट जा रही है। समझ पा रहे? थीटा 1 से स्टार्ट किया था चलना और कहाँ तक गए थे? थीटा 2 तक चले थे। इसलिए हमने प्रारंभिक पॉइंट ये हो गया और एंड पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हम चले थे, यहाँ से यहाँ तक हमने कार्य किया था। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा। तो W इक्वल टू क्या निकलेगा? पीई साइन थीटा। साइन थीटा इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से लगी है? थीटा 1 से थीटा 2, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, इसकी लिमिट हटा दें। अब लिमिट हटाने का तरीका क्या होता है इसको भी देख लें। W इक्वल टू क्या निकलेगा? पीई। लिमिट हटाते हैं जब, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले ऊपर वाली लिमिट को लिखते हैं, फिर ऊपर वाली लिमिट को नीचे वाली लिमिट से क्या कर लेते हैं? हम घटा लेते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कहने का मतलब क्या? आपने माइनस का कॉस थीटा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस और माइनस कॉस थीटा 1। ये बात क्लियर हो जाती है एकदम। यहाँ से इसके बाद देखना क्या है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पीई हो जाएगा, तो माइनस का क्या बन जाएगा यहाँ पर? कॉस थीटा 2। ये कॉस थीटा 2 हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? इधर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, अर्थात ये प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा 1। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ से समझते हैं W इक्वल टू पीई। ये तो माइनस का ही रहेगा और ये प्लस हो गया, तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में भेज दीजिए। तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। क्या बन जाएगा? कॉस थीटा 1 माइनस कॉस का थीटा 2। इस प्रकार से ये निकल आता है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखने से उसको घुमाने में जो कार्य निकलता है वो W बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे करना क्या था अपन को। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक थीटा 1 पोजीशन पे इसको रख दिया था क्षेत्र के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद हमने थीटा 1 पोजीशन से इसको इस पोजीशन से हमने क्या किया? इसको घुमाया, तो थीटा 2 पोजीशन पे इसको ले जाते हैं। क्लियर हुआ? जब इसको थीटा 2 पोजीशन पे ले जाते हैं
तो यहाँ से यहाँ तक कुछ कार्य करना पड़ने ले जाने पे। जैसे हमें किसी चीज को कहीं तक ले जाना है तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कितना कार्य करना पड़ेगा वो देखा हमने। सबसे पहले विस्थापन देखें इसका, तो विस्थापन एक छोटे कोण के लिए घुमाया था हमने, तो विस्थापन डी थीटा हो गया था, डी थीटा हो गया था। अब कार्य हमारा थोड़ा सी है, हमने डी डब्ल्यू मान लिया इसको, डी डब्ल्यू इक्वल टू, अब यहाँ पर कोणीय विस्थापन हो रहा था, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन है जो बल कार्य करता है वो आघूर्ण कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है, इसलिए टाउ, और यहाँ पर कोणीय विस्थापन। दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया, समाकलन कर दिया। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी थी हमें, हमने प्रारंभिक कहाँ से किया था, थीटा 1 कोण से। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा थीटा 1 कहाँ तक जाना है, थीटा 2 तक, अर्थात थीटा 2 तक चलेगा। टाउ बराबर पी साइन थीटा, टॉर्क क्यू पड़ा हुआ था, इसका वैल्यू पुटअप कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा होता रख दिया। लिमिट हटानी थी हमें, तो लिमिट हटाने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ा किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया। दैट इज क्लियर, समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं। अब समझते हैं कि इसको अलग अलग पोजीशन, अभी हमने थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया था। अब इसको हम अलग अलग कंडीशन में कुछ केस देख लेते हैं, इसके स्पेशल कंडीशन देखते हैं। तो समझिएगा इसको किस प्रकार से देखना होता है, ये देखें। फर्स्ट केस में देखें आप, पहली स्थिति में, पहली कंडीशन में ये देखना है कि यदि हम इसको साम अवस्था से, यदि साम अवस्था से, साम अवस्था कौन सी, स्थायी साम अवस्था, कौन सी है, स्थायी साम अवस्था, ठीक है। स्थायी साम्यावस्था की बात कर रहे हैं। स्थायी साम्यावस्था से अर्थात थीटा 1 इक्वल टू 0 से इसको हम थीटा 2 बराबर थीटा कोण तक घुमाएं। क्या कंडीशन कहती है हमारे, यदि हम स्थायी साम्यावस्था से इसको थीटा 2 कोण तक अर्थात थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमा दें तो कार्य हमें कितना करना पड़ेगा। थोड़ा सा समझ लें कि स्थायी साम अवस्था क्या चीज होती है, इसको हम आपको बताते हैं। स्थायी और साम अवस्था में थीटा 1 बराबर 0 क्यों होता है, इसकी बात करते हैं। तो मान के चलते हैं जी हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया हमने। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या रखना है, रख देना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इसमें ये रख दिया, ये प्लस और ये माइनस और ये 2L या 2A, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसी तरह दी गई, माइनस से प्लस, इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर ही जाएगी, द्विध्रुव की भी डायरेक्शन इधर ही जा रही है। तो क्षेत्र और द्विध्रुव दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम हो जाती है। जब सेम हो जाती हैं तो वहां ये क्या कहलाती है, थीटा इक्वल टू 0 अंश होता है। और जब स्थायी साम्यावस्था कहने का मतलब इसको हम इस प्रकार से रखेंगे तो जैसे स्थायी साम्यावस्था कहलाएगी। तो थीटा 1 बराबर 0 और कहाँ तक घुमाना है, इस कुछ इस कोण पर घुमाना है, अर्थात इससे ऐसा घुमाना है, ठीक है। तो ये कोण क्या हो जाएगा, थीटा 2 बराबर थीटा कोण पर हमें घुमा दिया, क्लियर हुआ। तो थीटा 1 बराबर 0 हो जाएगा, थीटा 2 बराबर थीटा हो जाएगा। अब इस पर कितना कार्य करने पड़ेगा ये देखते हैं। क्योंकि हम क्या जानते हैं, क्योंकि W बराबर लिखा अपने वही PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब चूंकि यहाँ पे आपने देखा साम्यावस्था से स्थायी साम्यावस्था थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 इक्वल टू कितना है, थीटा, क्लियर हो इस प्रकार। तो रख दीजिए आप इसमें, तो W इक्वल टू क्या बचेगा, PE कॉस थीटा 1 की जगह 0 रख दीजिए और कॉस थीटा 2 की जगह थीटा रख दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कॉस 0 इक्वल टू 1 होते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर W इक्वल टू PE, इसका मान 1 हो गया और यहाँ पर बन जाएगा कॉस थीटा। अर्थात यदि हम किसी टॉर्क किसी वैद्युत द्विध्रुव को इसके स्थायी साम्यावस्था से
थीटा कोण तक घुमा देते हैं तो उस पर किया गया जो कार्य होता है वो W बराबर होता है PE1 माइनस कॉस थीटा। कितना हो जाता है? W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। ये बात समझ आती है? क्लियर होता है? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अगले केस के लिए। अभी हम स्थायी साम अवस्था से कहाँ घुमा रहे थे? θ2 पर थीटा पर। अब हम क्या करें, स्थायी साम अवस्था से इसको घुमाते हैं 90 डिग्री। कितना घुमाते हैं? 90 अंश पर। अर्थात इसको हम परपेंडिकुलर लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? परपेंडिकुलर, लंबवत लेके जाएंगे। इसके लिए देखें आप, स्थायी साम अवस्था तो आप समझ ही गए होंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल और क्षेत्र की डायरेक्शन सेम हो जाए वो उसकी क्या कहलाती है? यहाँ पर स्थायी साम अवस्था। क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हैं आप इसको? चलिए अब हमें क्या करना है, ये तो इसकी स्थायी साम अवस्था हो गई, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको इस स्थायी साम अवस्था से इसके लंबवत रख देना। कैसे रखना है? 90 डिग्री। अर्थात क्षेत्र की दिशा हमारी ये पहली स्थिति में θ1 था यहाँ पर, और इसको हम θ2 कहाँ तक ले जाते हैं? 90 अंश। ये क्षेत्र की डायरेक्शन है, और जहाँ पर हमारे ये वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन कहलाती है। इसको इस प्रकार, ये P की डायरेक्शन है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। अब कार्य कितना करना पड़ेगा हमें, तब देखते हैं। किया गया कार्य W बराबर PE, कहाँ से ले जा रहे थे हम? cos θ1 माइनस cos θ2। तो θ1 तो 0 हो गया, θ2 90 डिग्री हो गया, तो क्या बच के आएगा आपका? W इक्वल टू PE, इसका मान तो 1 हो गया, माइनस cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। कितना होता है? सॉरी, देखें, PE 1 माइनस cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है? 0। तो ये तो 0 हो गया, तो W इक्वल टू क्या बच जाएगा आपका? केवल PE। क्या बचेगा? PE। अर्थात यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक फील्ड में स्थायी साम्यावस्था से 90 डिग्री का लंबवत घुमा देते हैं तो उस पर किया गया कार्य W बराबर क्या निकलता है? P इंटू E। क्लियर हुआ? चलिए अगले पोजीशन की बात करते हैं, अगली स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं कि वहां पर कितना होगा। अभी हमने θ1 से 0 से थीटा पर घुमाया था, फिर θ2 को हमने 90 डिग्री तक घुमाया। अब घुमाते हैं हम इसको 180 अंश पे। कितना घुमा देते हैं? 180 अंश घुमाते हैं। अर्थात इसको बिल्कुल प्रति समांतर पूरा घुमा देते हैं। ऐसा है, ये रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमारा क्या था? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ठीक है, ये माइनस थी और ये प्लस था। इसको हमने पूरा घुमा दिया, ऐसा देखो, ऐसा घुमा दिया। तो ये ऐसा घुमाएंगे तो प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, अर्थात प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा। ये पूरा घूम जाएगा, बिल्कुल ऐसा घूम जाएगा, ऐसे लौट, तो ये वापसी हो जाएगा ऐसा। समझ आ रहा है? पूरा घुमा दिया तो हमारा कैसे बन गया इधर। तो देखें आप, माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन है, क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो जाती है, द्विध्रुव की डायरेक्शन P की इधर हो जाती थी, इस तरफ आ जाती है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन जाएगा? 180 अंश। इसलिए कहते हैं स्थायी साम्यावस्था से हमें कहाँ तक घुमाना है? 180 अंश तक। तब कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2 मान रख देते हैं इसमें। तो W इक्वल टू क्या बन जाएगा? PE cos 0 माइनस cos 180। दैट इज क्लियर। W इक्वल टू PE cos 0 को मान यहाँ पर 1 रखेंगे, माइनस लगाएंगे, cos 180 का मान होता है माइनस 1, cos 0 का मान 1, cos 180 का मान माइनस का 1। चलिए W इक्वल टू PE 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस, तो प्लस 1। तो W इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारा? केवल 2PE। क्या बच जाएगा? 2PE। और जो ये हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में किया गया मैक्सिमम वर्क होता है, सबसे अधिक किया गया कार्य हमारा
180 क्योंकि सबसे ज़्यादा इसको घुमाया तो इसको सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। समझ आया? क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हमने पढ़ा इस लेक्चर पे कि हम एक वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करते हैं, किस किस कंडीशन में कितना कार्य करना पड़ता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक सवाल को देखते हैं इससे संबंधित और उसको पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको। देखें एक सवाल इससे संबंधित देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें। यदि किसी एक माइक्रोकूलम, एक क्वेश्चन आता है, यदि किसी एक माइक्रोकूलम आवेश व 1 सेंटीमीटर दूरी, यदि किसी एक माइक्रोकूलम व 1 सेंटीमीटर की दूरी वाले किसी वैद्युत द्विध्रुव को, दूरी वाले किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, वैद्युत द्विध्रुव को, एक वैद्युत द्विध्रुव को क्या करते हैं, पाई विस्थापन देते हैं। कितना विस्थापन देते हैं? पाई विस्थापन देते हैं। ठीक है, जब पाई विस्थापन देते हैं तो किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा, जहां दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1.5 वोल्ट प्रति मीटर। क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे, एक बार क्वेश्चन को देखें। यदि किसी एक माइक्रोकूलम आवेश व 1 सेंटीमीटर दूरी वाले किसी वैद्युत द्विध्रुव को पाई विस्थापन दिया जाता है, मतलब 180 अंश का विस्थापन दिया जाता है, तो किया गया कार्य हमें याद करना है कितना होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया गया हमारे 1.5 वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर हुआ? समझ आ रहे हैं? चलिए अब सवाल को किस तरीके से लगाना होता है, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम पे लिखें सॉल्यूशन। ठीक है, अब सवाल में जो दिया गया है उसको नोट करते हैं। तो लिखते हैं गिवन या वी है, दिया है, क्या क्या दिया गया है उसको नोट करते हैं। सबसे पहले यदि किसी एक माइक्रोकूलम आवेश, क्या दिया गया है यहाँ पर, एक माइक्रोकूलम आवेश अर्थात Q का मान दिया, क्या दिया है, Q इक्वल टू, एक माइक्रोकूलम को कूलम में लेके आएंगे तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम, इसको हमने एमकेएस में लेके आगे। ठीक है, क्यों 1 सेंटीमीटर दूरी वाले, तो दूरी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की डिस्टेंस क्या होती है 2L, तो 2L का मान कितना है 1। अब सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर को कैसे लिखने हम, मीटर में, तो 1.2 माइनस का तो मीटर हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को विस्थापन का कितना दिया जाता है, पाई का, अर्थात पाई विस्थापन दिया गया है। अब जो भी विस्थापन होता है वो कहाँ से होता है, सम अवस्था से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है, तो θ1 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 0 अंश होगा, और θ2 बराबर ने बता दिया हमें 180 अंश बता दिया। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? चलिए, वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया गया है आपके पास, कितना दिया गया है 1.5 वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर? अब यहां पर देखना है, अब चूंकि हम कार्य क्या जानते हैं, कार्य W बराबर हमने पढ़ा भी PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये पढ़ा हुआ अपन ने अभी पढ़ा। अब यहाँ पर समस्या किसकी है, P की। ये तो दिया गया है θ1 है θ2 है, लेकिन P नहीं है। P के लिए कुछ दिया गया है, Q का मान दिया है, 2L का मान दिया है। ठीक है, तो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं P बराबर 2L × Q, मान रख दें इसमें, तो P इक्वल टू बन जाएगा 2L का मान देना है 1 × 10⁻⁻2 इंटू Q का मान कितना है 1 × 10⁻⁻6।
रख लेंगे, p इक्वल टू क्या निकल आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻8। मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। मात्रक क्या निकलता है, कूलाम इंटू मीटर। अब हमने एक कंडीशन पढ़ा था अभी कार निकालने के लिए, क्या पढ़ा था, जब 180 अंश में घुमाने थे तो अधिकतम कार होता है, W बराबर 2P ही पढ़ा है, तब कार है, तब कार्य देख लीजिए, कार्य क्या निकलेगा, W बराबर 2PE, मान रख दीजिए, तो W बराबर क्या बच जाएगा, 2P का मान अभी निकाला हमने, 1 इंटू 10⁻⁻6 8 इंटू E का मान दिया है 1.5, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसमें गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो W इक्वल टू क्या बच जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻8। मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। सवाल में जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल लगाते हैं, कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं, तो जो राशि आप ज्ञात कर रहे हो उसके एटलीस्ट मात्रक लिखना, यूनिट लिखना कंपलसरी होता है। अगर आप मात्रक नहीं लिखते, यूनिट नहीं लिखते, हम हर एक लेक्चर में आपको बताते हैं कि मात्रक लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। मात्रक लिखना अगर भूल जाते हैं तो आपका लगाया गया जो सवाल है वो एकदम सही नहीं माना जाएगा, उसमें नंबर कटेंगे। क्लियर हुआ, समझ आया। इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में घुमाने में किया गया कार्य, उससे संबंधित न्यूमेरिकल को समझा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सियल स्टेट एंड नॉन एक्सियल स्टेट में द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र के नियम। ठीक है, क्लियर। थैंक यू सो मच।